हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो है हमने देखा कि महाद्वीपीय जलमग्न सीमा क्या है। अब हम देखेंगे महाद्वीपीय ढाल, राइट, कि महाद्वीपीय ढाल की शुरुआत कहाँ से होती है और महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल का अर्थ होता है कि महाद्वीपीय मग्न तट का भाग समाप्त होते ही, जहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट हमारा ख़त्म होता है, तो उसके समाप्त होते ही सागरी भाग का ढाल तीव्र होता है, अर्थात वह और अधिक ढलान पर दिखाई देता है। और जो ये अधिक ढलान का भाग होता है उसी को हम जो है महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तो एक वाक्य के उत्तर के लिए ये पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं या महाद्वीपीय ढाल की परिभाषा बताइए। तो महाद्वीपीय ढाल अर्थात महाद्वीपीय मग्न तट का भाग समाप्त होते ही सागरी भाग का जो तीव्र ढलान वाला भाग होता है उसे ही महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। अब ये ढाल जो है कहाँ से, कितने मीटर गहराई से शुरू होता है। तो समुद्र तल से इसकी गहराई, जो तल का भाग है अर्थात नीचे का भाग है, समुद्र तल का भाग है, तो उससे उसकी गहराई करीब 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। अर्थात 200 मीटर से लेकर 3600 मीटर तक वो गहरा पाया जाता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए हम कह सकते हैं कि खाली स्थान से इसकी गहराई, इसकी मतलब महाद्वीपीय ढाल की गहराई करीब 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। तो समुद्र तल से या समुद्र तल से महाद्वीपीय ढलान की गहराई कितनी होती है, तो कितनी होती है 200 मीटर से इसकी शुरुआत लेकर अंत भाग जो है वह लगभग 3600 मीटर तक गहरा हो सकता है। कुछ स्थानों पर यह इससे अधिक भी हो सकती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3600 ही रहे, यह आगे जाके 3700 3800 ऐसा कुछ भी हो सकता है। महाद्वीपीय ढाल का विस्तार कम होता है, यह उसकी विशेषता है। अब महाद्वीपीय ढाल की विशेषता, तो क्या विशेषता है। पहला पॉइंट, समुद्र तल से इसकी गहराई करीब 200 से 3600 मीटर तक होती है। दूसरा पॉइंट, कुछ स्थानों पर यह इससे अधिक भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट, महाद्वीपीय ढाल का विस्तार कम होता है। सामान्यतः महाद्वीपीय ढाल की निचली सीमा महाद्वीप की सीमा मानी जाती है। अर्थात महाद्वीप की सीमा कौन सी है कि जो महाद्वीपीय ढाल की निचली सीमा जो है, जो नीचे का भाग दिखाई देता है, उसी को हम महाद्वीप की सीमा का भाग कहते हैं। तो ये हो गया हमारा महाद्वीपीय ढाल। दूसरा, अगला थर्ड देखेंगे सागरी मैदान। अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो यह जो है हमारा है सागरी मैदान। यह भाग जो है ये हमारा हो गया सागरी मैदान, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम सागरी मैदान देखेंगे, क्योंकि 3600 से लेके 4000 मीटर तक ये सब जो है ये सब महाद्वीपीय, 200 से लेके 4000 मीटर तक का जो है महाद्वीपीय ढाल माना जा रहा है। अब हम देखेंगे सागरी मैदान, कि सागरी मैदान का भाग किसे कहते हैं। तो सागरी मैदान जो है महाद्वीपीय ढाल से लगा हुआ होता है। आप देख रहे हो कि महाद्वीपीय ढाल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहीं पे उसके आगे जो है सागरी मैदान की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर सागरी मैदान जो है वो महाद्वीपीय ढाल से लगा विस्तृत भाग मैदानी स्वरूप का होता है। अर्थात एक मैदान समतल स्वरूप में दिखाई देता है। मैदानी अर्थात समतल स्वरूप में दिखाई देता है। तो सागरी नितल का समतल भाग सागरी मैदान कहलाता है। सागरी मैदान किसे कहते हैं। तो सागरी नितल का अर्थात नीचे का जो भाग है, सागर के नीचे का जो भाग है, उसी को हम जो है सागरी मैदान के नाम से जानते हैं। रिक्त स्थान के लिए आ सकता है कि सागरी नितल का समतल भाग खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है वह, सागरी मैदान कहलाता है। सागरी मैदान पर छोटे बड़े आकारों के जलमग्न टीले, छोटे छोटे टीले दिखाई देते।
पर्वत दिखाई देता है। पर्वत डजंट मीन कि बहुत बड़े से पर्वत दिखाई देते हैं ऊंचे ऊंचे, नहीं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। कहीं पे ऊंचा भाग होता है, कहीं पे नीचा भाग होता है, कहीं पे समतल पठार दिखाई देता है। तो इस तरह से भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सागरी मैदान पर किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? सागरी मैदान पर छोटे बड़े आकारों के जलमग्न टीले, पर्वत, पठार इत्यादि भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। अब हम अगला देखेंगे सागरी पर्वत एवं पठार। अब सागरी पर्वत एवं पठार कहाँ होता है? तो महासागरीय नितल पर स्थित पर्वत श्रेणियाँ जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत कहलाती हैं। जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत किसे कहते हैं? महासागरीय नितल पर जो स्थित पर्वत श्रेणियाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी भू आकृतियाँ पाई जा रही है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पे टीले हैं, पठार है इत्यादि पाया जा रहा है। तो महासागरीय नितल पर स्थित पर्वत श्रेणियों को ही जलमग्न पर्वत कहते हैं। ये पर्वत सैकड़ों के, अब इसकी विशेषता क्या है? सागरी पर्वत एवं पठार, राइट। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये पर्वत सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हजारों किलोमीटर ये लंबे होते हैं। इन जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखर कहीं कहीं सागर की सतह पर दिखाई देते हैं, अर्थात सागर पर से इसकी शुरुआत होती है। इन्हें हम सागरी द्वीपों के नाम से जानते हैं, अर्थात जो सागर के अंदर से जिसका उद्गम हुआ है उसी को कहते हैं सागरी द्वीप। उदाहरण आइसलैंड, जो हमारे, मैंने कहा आइलैंड जो हैं, राइट, जैसे अटलांटिक महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी। अब ये सब जो हैं, यह जो है सागरी पर्वत एवं पठार के उदाहरण हैं। कुछ सागरों में शिखर समतल एवं विस्तृत होता है। कहीं पर सागर, जो सागर हैं, सागरों में शिखर जो हैं, अर्थात जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो समतल होती हैं और विस्तृत होती हैं। जब समतल होगी और विस्तृत होगी तो उसे हम जो है सागरी पठार कहते हैं। सागरी पठार किसे कहते हैं? तो सागरी पठार अर्थात कुछ सागरों में शिखर समतल एवं विस्तृत होते हैं, फैले हुए होते हैं, उसी को हम सागरी पठार कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंद महासागर में छागोस का पठार। तो यहाँ पर नाम लिखो के लिए भी आ सकता है कि सागरी पठार का नाम लिखो। तो सागरी पठार क्या है? हिंद महासागर में छागोस पठार। इस तरह से सागरी पर्वत एवं पठार के भाग के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम आगे देखेंगे सागरी खाइयाँ, कि सागरी खाइयाँ कौन कौन सी हैं या सागरी खाइयाँ किसे कहते हैं। तो सागर के नितल अर्थात निचले भाग में, सागर के नितल के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर हमें कुछ भाग गहरा दिखाई देता है, मतलब अधिक गहराई का होता है। कहीं पर सकरा, सकरा अर्थात कम चौड़ाई का होता है। तो कहीं पर हमने देखा कि तीव्र ढलान वाले वीवर, अर्थात वीवर मतलब छिद्र, वीवर मतलब होता है छिद्र, होल, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो होल, या गड्ढे सदृश सागर संरचना पाई जाती है। कहीं पर हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, उन्हें सागरी खाइयाँ अथवा गर्त कहते हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य के लिए आ सकता है कि सागरी खाइयाँ अथवा गर्त किसे कहते हैं। तो सागर के नितल में, सागर की गहराई के भाग में कहीं पर हमको गहरे, सकरे, तीव्र ढलान वाले गड्ढे दिखाई देते हैं, कहीं पर छिद्र दिखाई देता है, उसी को जो है हम सागरी खाइयाँ अथवा गर्त कहते हैं। साधारणतः अब इसकी विशेषता क्या है सागरी खाइयों की या सागरी गर्त जिसे आप कहते हो? गर्त मतलब गड्ढा। तो सागरी गर्त या सागरी खाइयाँ, इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है साधारणतः या कम गहराई वाली होती है, जिसके कारण इसकी भू आकृति को
खाइयाँ कहते हैं। और अधिक गहराई वाली बहुत दूर तक फैली हुई भू आकृति को गर्त कहते हैं। अब ध्यान में रखिए, खाइयाँ और गर्त में क्या अंतर है। खाई जो होती है वह कम गहराई की होती है, अर्थात वह कम गहरी होती है, उसे खाई कहते हैं। और गर्त, गर्त मतलब जो एकदम अधिक गहराई का होता है उसे गर्त कहा जाता है। समुद्र तल से गर्तों की गहराई हजारों मीटर तक होती है। खाली स्थान के लिए आ सकता है, समुद्र तल से गर्तों की गहराई खाली स्थान तक होती है। कहाँ तक होती है? हजारों मीटर तक होती है। प्रशांत महासागर की मरियाना गर्त, अब प्रशांत महासागर में इसी तरह से गर्त पाया जाता है, मरियाना गर्त। नाम लिखो के लिए आ सकता है कि प्रशांत महासागर की गर्त का नाम बताइए, तो क्या नाम है? मरियाना गर्त, जो कि मरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। एक वाक्य के उत्तर के लिए भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो कौन सी है? प्रशांत महासागर की मरियाना गर्त। यह जो है विश्व में, पूरे विश्व में सबसे गहरी है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर, वह गहरी है। भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से मध्य महासागरी जलमग्न पर्वत एवं गर्तें सागरी नितल के सर्वाधिक सक्रिय भाग हैं। ये जो है सक्रिय भाग के स्वरूप में माना जाता है। इन भागों में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय इट मीन्स एक्टिव, जहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, वह भी सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ये क्षेत्र भूकंपों की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, अर्थात यहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। और सागरीय नितल पर होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण तट पर सुनामी आने का खतरा रहता है। तो सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है कि सागरी तट पर होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसी की वजह से सुनामी आते हैं। सुनामी अर्थात समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसे कहा जाता है सुनामी।